Hello, students. Today we will start our chapter number 11 of history. The chapter name is Rise of Indian Nationalism. इंडिया में नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे आई थी और क्या उसका रिजल्ट रहा था, वो सब हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नेशनलिज्म का मीनिंग क्या होता है। आपको देखो, फर्स्ट कीवर्ड में बताया गया नेशनलिज्म का मीनिंग अ फीलिंग ऑफ लव फॉर एंड प्राइड इन वंस कंट्री, द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू अ नेशन। जब एक नेशन के सभी लोगों में ऐसी फीलिंग आ जाए कि हम सभी एक ही कंट्री का हिस्सा हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम सब एक ही हैं, उनमें जो यूनिटी वाली फीलिंग आ जाए उसी को ही नेशनलिज्म बोला जाता है। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर की थोड़ी सी मैं आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ कि इसमें हमने पढ़ना क्या है। ये देखो, यहाँ पर दिया हुआ है कि 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था, जैसे कि आपको पता ही है कि 1857 में रिवोल्ट हुआ था। इसमें मंगल पांडे वाला आपको मैंने केस बताया था कि जो इंडियन ट्रूप्स थे उनको ब्रिटिशर्स ने उन कारतूस को, कार्ट्रिजेस को यूज़ करने के लिए बोला था, जो ऐसा सुनने में आता था, र्यूमर्स फैली हुई थी कि वो पिग के मांस से बने हुए हैं। ठीक है, तो जो इंडियंस थे वो इसको सही नहीं समझते थे, इसको उनको अपने मुंह से छील के उनको यूज़ करना पड़ता था, उन कारतूस को, उन कार्ट्रिजेस को, तो वो इसको ठीक नहीं समझते थे। ये भी रीज़न था 1857 के रिवोल्ट का, जिसको लेके इंडियन ट्रूप्स ने पार्टिसिपेट किया था। और अलग अलग एरियाज से झांसी की रानी और बहुत सारे लोगों ने, तांते ठोपे, इसमें पार्टिसिपेट किया था 1857 के रिवोल्ट में। हर किसी पर्सन ने, मतलब जो मेन पर्सनैलिटीज उस टाइम पे लीडर्स थे, अपने अपने किसी न किसी मोटिव को लेके उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो बेशक ही 1857 का जो रिवोल्ट था वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया कि इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलवाई जा सके, लेकिन लोग अवेयर ज़रूर हो गए थे, ब्रिटिशर्स जो भी इंडियंस के ख़िलाफ़ कर रहे थे उसके लिए। और अब वो लोग तैयार थे दोबारा से और ज़्यादा यूनाइटेड होकर रिवोल्ट करने के लिए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। अब हम करेंगे ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, कि इंडिया में नेशनलिज्म की ग्रोथ कैसे हुई थी। इंडिया में जो ग्रोथ है नेशनलिज्म की, वो 19th सेंचुरी के सेकंड हाफ में स्टार्ट हुई थी। इंडिया फॉरेन रूल के अगेंस्ट यूनाइटेड होना इंडिया ने शुरू कर दिया और उसने इंडिपेंडेंट होने के बारे में सोच लिया। तो इससे लोगों में एक नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप होने लग गई। कुछ जो सोशल हिस्टोरियंस थे, उन्होंने नेशनलिज्म को डिस्क्राइब किया कि ये फीलिंग ऑफ वननेस है, एकता की, सब एक होने की फीलिंग है, जिससे कि सभी लोग खुद को एक ही नेशन का हिस्सा माने। अब हम कुछ फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे कि कैसे ये जो फैक्टर्स हैं इन्होंने नेशनलिज्म की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प की। तो फर्स्ट फैक्टर है अर्लियर रिवोल्ट्स इन इंडिया। इंडिया में बहुत सारे रिवोल्ट्स होते रहे हैं, तो इसमें हमने पढ़ना है उन रिवोल्ट्स के बारे में, कैसे उनकी स्टार्टिंग हुई, क्या उनका रिजल्ट रहा। 1857 की अपराइजिंग के बाद बहुत सारे रिवोल्ट होने स्टार्ट हो गए और इंडिया के अलग अलग हिस्सों में। ये रिवोल्ट तो बेशक हुए, इससे, इन रिवोल्ट के होने से, ये क्रांतियाँ आने से जो इंडियंस थे वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो गए। लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि जो ब्रिटिशर्स थे ना, उन्होंने बहुत ही क्रूएलिटी के साथ इनके रिवोल्ट्स को दबा दिया। पर ब्रिटिशर्स के इनके रिवोल्ट्स को दबाने के बावजूद भी जो इंडियंस थे वो और ज़्यादा बोल्डर होते गए, और ज़्यादा मजबूत होते गए, और उनका जो करेज है, साहस है, वो और ज़्यादा बढ़ता गया फॉरेन रूल के अगेंस्ट फाइटिंग करने के लिए। उसके बाद अनदर फैक्टर है सोशियो इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग। इसमें है सामाजिक और इंटेलेक्चुअल, मतलब बौद्धिक रूप से लोगों को अवेकन करना, लोगों को जगाना। इस पीरियड के दौरान क्या था, जो इंडिया का ग्लोरियस पास्ट था उसको रीडिस्कवर किया गया। जो स्कॉलर्स थे, स्कॉलर्स होते हैं जो लोग रिसर्च करते हैं, और जो राइटर्स थे उन्होंने अपनी राइटिंग्स के थ्रू, अब जो स्कॉलर है वो रिसर्च करते हैं तो कुछ ना कुछ डिस्कवरी करेंगे, अपनी डिस्कवरीज के थ्रू उन्होंने इंडिया को प्राउड फील करवाना शुरू कर दिया उसके ग्लोरियस पास्ट को लेके, कि उसका पास्ट कितना ज़्यादा अच्छा था, इंडिया को सोने की चिड़िया बोला जाता था। इस तरीके से उनको जो पुराना कल्चर है उसके बारे में उनको याद दिलवाया गया इंडियंस को।
ताकि उनमें और ज़्यादा नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हो सके। इसमें जो सोशल और रिलीजियस रिफॉर्मर्स थे उन्होंने भी एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया और एक पॉजिटिव और एक डायनामिक रोल प्ले किया राइटर्स ने और पोइट्स ने। इन्होंने लोगों के जो हिडन पेट्रियोटिक सेंटिमेंट्स थे, लोगों के जो देशभक्ति से जुड़ी हुई दबी हुई भावनाएं थी, उनको जगाया। और जो प्रेस थी, प्रेस होती है प्रिंटिंग प्रेस, जहाँ पर न्यूज़पेपर्स वगैरह को छापा जाता है, जिसके थ्रू इन्होंने भी इंडिया के लोगों में लिटरेचर को लेके बहुत ज़्यादा पेट्रियोटिक फीलिंग्स जो थी उनको उनके नेशन के साथ जोड़ने का काम किया। और ये जो लिटरेचर था इसने लोगों में पेट्रियोटिज्म मतलब देशभक्ति का जो मैसेज था, मॉडर्न आइडियाज़ थे जो नेशनलिज्म के, डेमोक्रेसी के एंड सोशलिज्म के, इनको फैलाना शुरू कर दिया। उसके बाद था डिसकंटेंट अमंग इंडियंस। अब इंडियंस के बीच में जो डिसकंटेंट मतलब गुस्सा, असहमति ब्रिटिशर्स के लिए वो और भी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया। ऐसा क्यों था, उसके क्या रीजंस थे? ब्रिटिशर्स ने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ अडॉप्ट की हुई थी जिस वजह से इंडियंस में गुस्सा उनके लिए बढ़ना शुरू हो गया था। जो फैक्ट्री वर्कर्स थे उनको बहुत ही कम वेजेस दिए जाते थे। जो पीसेंट्स थे, किसान बोलते हैं जिनको हम, उन पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था। और इंडिया को एक सोर्स बनाया हुआ था चीप रॉ मटेरियल का, मतलब ब्रिटिशर्स यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे चीप, और बदले में उस सामान को ले जाते थे वो एज रॉ मटेरियल सस्ते में, और अपनी कंट्री में ले जाके वो लोग इंडस्ट्रीज़ का यूज़ करके उससे फिनिश्ड गुड्स बना के दोबारा से उसको यहीं पर बेच देते थे इंडिया में लाके। तो ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री को अपने बेनिफिट के लिए इस पूरी तरीके से यूज़ कर रहे थे। वो इसका रॉ मटेरियल यूज़ करते थे और यहीं पर ही फिनिश्ड गुड्स बना के फिर वो इनको वापस दे जाते थे। इंडिया में एग्रीकल्चर को कोई भी इनकरेजमेंट नहीं दी जाती थी, ना ही इंडिया की इंडस्ट्रीज़ को, बल्कि इंडिया की इंडस्ट्रीज़ को तबाह कर दिया गया। कैसे कर दिया गया उनको? इंडिया की जो इंडस्ट्रीज थी वो कैसे डिस्ट्रॉय हो गई? क्योंकि ब्रिटिशर्स अपना सामान ला के यहाँ पर बेचते थे और उनके सामान पर, यहाँ पर ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट थी तो कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाता था। जब उनके सामान पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा तो उससे क्या होगा? उनका सामान बिकेगा भी नहीं। ठीक है, सॉरी, जब उनके सामान पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा तो इंडिया का सामान नहीं बिकेगा, क्योंकि उनके सामान पर टैक्स नहीं लगा तो उनका सामान सस्ता होता था। और इंडिया का सामान तो उस टाइम पे वैसे भी यहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी है नहीं थी, एक तो उसकी क्वालिटी नहीं अच्छी होती थी, ऊपर से वो हैंडमेड गुड्स होती थी और हैंडमेड गुड्स पे खर्चा ज़्यादा आता था। तो यहाँ की चीज़ें महंगी होती थी, वहाँ की सस्ती होती थी, लोग उन चीज़ों को परचेज़ करते थे, यहाँ की चीज़ों को वो लोग परचेज़ नहीं करते थे। तो जिस वजह से इंडियन जो एक दो इंडस्ट्रीज थी और जो हैंडीक्राफ्ट था वो सब कुछ यहाँ का डिस्ट्रॉय हो गया। और इसके अलावा ब्रिटिशर्स के जो ट्रूप्स थे, उनके सैनिक थे, उनको भी मेंटेन करने के लिए उनके जो भी लड़ाई से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते थे उन पर भी इंडियंस को ही खर्चा करना पड़ता था। इंडियन से जो टैक्स वसूल किया जाता था उसी के थ्रू ही ब्रिटिशर्स के भी खर्चे पूरे किए जाते थे। इंडियंस के डेवलपमेंट के लिए उसको यूज़ नहीं किया जाता था। इसीलिए ये लाइन यूज़ की है कि इंडिया सफ़र्ड फ्रॉम दिस इकोनॉमिक ड्रेन, कि इंडिया का पैसा उनके यूज़ के लिए तो यूज़ हो नहीं रहा, बल्कि ब्रिटिशर्स के बेनिफिट के लिए उसको यूज़ किया जा रहा है, जिस वजह से गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और फेमाइंस फ्रीक्वेंट हो गए। फेमाइंस मतलब भुखमरी बहुत ज़्यादा फैलने लग गई। और इससे जो पीसेंट्स और वर्कर्स हैं उनकी कंडीशन बहुत बुरी हो गई, डेटेरियोरेटेड मतलब बहुत बद से बदतर होती गई। इसके अलावा और भी एक पॉलिसी थी जिस वजह से लोगों में गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, वो ये था कि ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडियंस में भेदभाव करते थे, डिस्क्रिमिनेशन करते थे उनके साथ। डिस्क्रिमिनेशन का यहाँ पे क्या मतलब कि वो इंडियंस को काला मानते थे और ख़ुद को गोरा, वो इंडियंस को इन्फीरियर रेस का मानते थे। वो अलाउ नहीं करते थे कि जिस रेलवे कंपार्टमेंट में ब्रिटिशर्स ट्रैवल कर रहे हैं उसी सेम कंपार्टमेंट में इंडियंस भी ट्रैवल करें। वो नहीं अच्छा समझते थे कि जिस रोड्स पर हम जाते हैं वहीं पर इंडियंस भी जाएं। वो नहीं अच्छा समझते थे कि जिन हॉस्पिटल पार्क्स में हम जाते हैं उन्हीं को इंडियंस भी यूज़ करें। उन्होंने
अपने लिए अलग से हॉस्पिटल पार्क्स वगैरह बनाए हुए थे, जिससे इंडियंस में डिसकंटेंट, गुस्सा बहुत ज़्यादा भर गया। नेक्स्ट फैक्टर था यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन का मतलब सब कुछ इकट्ठा करना। तो पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक यूनिफिकेशन किया इंडिया का ब्रिटिशर्स ने। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पूरे इंडिया में एक ही जैसा सिस्टम अडॉप्ट किया, और जो इकोनॉमिक लाइफ थी उसमें भी यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश की, मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करके। बेशक उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए ही उनको बनाया था। लोग जो अलग अलग क्लासेस से, अलग अलग रिलीजन से, अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते थे, वो सभी इन इंडस्ट्रीज़ में इकट्ठे काम करते थे, जिस वजह से उनमें फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस आनी शुरू हो गई। और एट द सेम टाइम उनमें जो फीलिंग थी ना उनके अंदर कि हम अलग अलग कास्ट के हैं, हम अलग धर्म के हैं, हम अलग कम्युनिटी के हैं, हम अलग रीज़न के हैं, ये सारी जो फीलिंग्स थी वो वीकन हो गई, उनमें कमज़ोर पड़ गई। और ये एक बहुत ही अच्छी बात थी, क्योंकि जब तक ये फीलिंग स्ट्रॉन्ग रहेंगी ना, कास्टिज़म वाली एंड कम्युनिटी वाली रीजनल फीलिंग्स जो हैं, तब तक वो खुद को यूनिफाई नहीं कर सकते थे। तो जब ये वाली फीलिंग्स वीकन हो गई उनमें, तो अब उनमें नेशनलिज्म की फीलिंग स्ट्रॉन्ग होने लग गई। इसके अलावा जो ब्रिटिशर्स हैं वो नए सिस्टम लेके आए थे कम्युनिकेशन के, पोस्टल टेलीग्राफ सिस्टम के, रेलवे लेके आए, तो इससे लोग एक दूसरे के और ज़्यादा क्लोज आ गए। वो अपनी जो बातें थी एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग शेयर करते थे, एक दूसरे से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करने लग गए अब वो लोग। इंडिया में जो लोग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में रहते थे इंडिया के, नाउ इजीली कम्युनिकेट कर सकते थे एक दूसरे के साथ। अब ये जो सर्विसेज हैं इन्होंने इंडियंस को प्रमोट किया, उनमें नेशनलिज्म की फीलिंग को प्रमोट किया इसने। अब जो रेलवे है इसने क्या किया कि ट्रांसपोर्टेशन का जो मोड था उसको चेंज कर दिया। अब रेलवे के थ्रू सामान ट्रांसपोर्ट होने लग गया, लोग पैसेंजर्स जाने लग गए एक जगह से दूसरी जगह पर रेलवे का यूज़ करके। और अब जो इंडियंस हैं उनको पता लगने लग गया कि हम सबका एक ही कॉमन एनिमी है, एक ही कॉमन हमारा दुश्मन है, वो है ब्रिटिशर्स। तो हम सबको मिलके उनके खिलाफ लड़ाई लड़नी है, ना कि आपस में हमें एक दूसरे के साथ लड़ना है। अब उनको ये चीज़ समझ आने लग गई थी। नेक्स्ट फैक्टर है नेशनल प्रेस एंड लिटरेचर। अब प्रेस होता है कि जिससे न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स वगैरह को प्रिंट किया जाता था, लिटरेचर हो गया हमारा साहित्य। तो इन सभी चीज़ों को अब प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू प्रिंट किया जाने लग गया। इंग्लिश न्यूज़पेपर्स और वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स बहुत सारे प्रिंट होने लग गए, जिसमें ब्रिटिशर्स जो मनमानी कर रहे थे इंडियंस के साथ, उस सब को उसमें प्रिंट किया जाता था, पब्लिश किया जाता था, और इससे लोगों में अवेयरनेस स्प्रेड होने लग गई, कॉन्शियसनेस स्प्रेड होने लग गई उनमें। इसके अलावा बहुत सारे और फैक्टर्स थे जो रिस्पॉन्सिबल थे नेशनली कॉन्शियसनेस लाने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, ग्रोथ के लिए उसकी। वो थे रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, जैसे मोहम्मद इकबाल, सुब्रमण्य भारती, बंकिम चंद्र चटर्जी, इन सब ने डेवलप की नेशनलिज्म की फीलिंग इंडियंस में। वो कैसे की? जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम एंड रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान जनगण मन जो है इसको उन्होंने कंपोज किया। तो इन जो ये थे ना राष्ट्रीय जो गीत थे, इनको सुन के लोगों में वननेस की फीलिंग आती है, वो एक दूसरे के साथ खुद को जुड़ा हुआ पाते हैं। उसके बाद है गवर्नमेंट ने ट्राई किया अपनी तरफ से, बेस्ट अपना ट्राई किया ताकि वो इन लोगों की फीलिंग्स को दबा सके, इनमें जो नेशनलिज्म की फीलिंग है उनको दबा सके। इसके लिए उन्होंने क्या किया? बैन कर दिया न्यूज़पेपर और बुक्स को, ताकि ये ना छपें और ना ही लोग इनको पढ़ें और ना ही उनको कुछ पता लगे। लेकिन फिर भी लोगों में अब जो ग्रोथ होने लगी थी ना पैट्रियोटिज्म की फीलिंग्स, देशभक्ति की फीलिंग, वो नहीं अब रुकने वाली थी, वो लगातार स्टार्ट हो चुकी थी लोगों में डेवलप होनी। उसके बाद है मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन। अब मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन में क्या है? मॉडर्न एजुकेशन ने भी एक अच्छा रोल प्ले किया
इंडियंस की जो थॉट थी, उनकी मेंटालिटी थी, उसको चेंज करने के लिए। क्योंकि जो वेस्टर्न एजुकेशन थी ना, उसको जान के, उसको पढ़ के इंडियंस को वेस्टर्न कल्चर के बारे में पता लगा और वो उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए, उन्हें उससे बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला। अब जब वो वेस्टर्न एजुकेशन को पढ़ते थे, उसको लेते थे, उसकी स्टडी करते थे, तब उन्हें फ्रेंच एंड अमेरिकन रेवोल्यूशंस के बारे में पता लगा कि वहाँ पे कैसे आज़ादी ली गई। तो इस तरीके से अब उनको पता लगने लग गया कि हम भी आज़ाद हो सकते हैं, हम भी इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। हमें उसके लिए ब्रिटिशर्स की जो सप्रेसिव पॉलिसीज़ हैं उनको क्रिटिसाइज़ करना है और उनके आगे अपने बेसिक ह्यूमन राइट्स की डिमांड करनी है। इंडियंस पहले क्या था, सिर्फ अपनी मदर टंग में ही वो बात करते थे, लेकिन अब उन्हें पता लग गया कि अगर हमें लड़ाई लड़नी है, हमें उन लोगों को अपनी बात समझानी है जो हिंदी नहीं जानते, तो हमें उनकी लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा। अब उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को सीखा और अब वो इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करते थे अपने जो व्यूज़ थे उनको एक्सप्रेस करने के लिए उन लोगों के सामने जो हिंदी लैंग्वेज को नहीं जानते थे। इसने इंडियंस को यूनिफाई किया और अपनी थॉट्स उन लोगों के सामने रखने के लिए इनको बोला कि जो लोग इनकी बात को नहीं समझ पाते थे। अब इसके बाद आपको कुछ एमसीक्यूज दिए हैं, ये देखो। इट मीन्स फीलिंग ऑफ वननेस ऑफ बिलोंगिंग टू वन नेशन। वो कौन सी फीलिंग है जो वननेस, जो लोगों को एकता की फीलिंग जो लेके आती है लोगों में, वो है नेशनलिज्म। नेक्स्ट है अ पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाज फॉलोड बाय द। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की जो पॉलिसी है वो फॉलो की गई किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक है, अब उसके अलावा कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं, वो पढ़ेंगे हम। अदर फैक्टर्स में अब देखो क्या है। वायसराय लॉर्ड लाइटन थे, इन्होंने कुछ पॉलिसीज़ लेके आई है जिन्होंने आग में फ्यूल डालने का, घी डालने का काम किया। इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश गुड्स पर जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ मतलब कि जब ब्रिटेन से चीज़ें इंडिया में आती थी तो वहाँ पे जो टैक्स लगता था इंडिया में उनके एंटर होने पे, जिससे कि वो चीज़ें महंगी हो जाती थी, उसको हटा दिया, जिससे इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई, बर्बाद हो गई। और इसके अलावा क्या था, इन्होंने इंडिया को कहा, मतलब इंडिया के पैसे का यूज़ किया अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़। जब ये लोग लड़ाई लड़ रहे थे तो उस लड़ाई में पैसे का यूज़, इन्होंने इंडिया के पैसे का यूज़ किया। उसके बाद 2 एक्ट और आए, एक था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। ये जो एक्ट है ना दोनों, और ये बिल है, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखने हैं कब आए और क्या मेन मोटिव था इनका। फर्स्ट एक्ट था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये आया था 1878 में। इसमें था कि अलग अलग जो रीजनल लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर्स वगैरह प्रिंट किए जाते थे, तो सेंसर बोर्ड होता है एक, जो सेंसर बोर्ड होता है उसमें कुछ लोगों की कमेटी होती है, वो लोग चेक करते हैं कुछ भी प्रिंट होने से पहले कि अगर कुछ ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल होता है तो उसको पहले ही वहाँ से हटा दिया जाता है। उसको बोलते हैं सेंसरशिप, कि जो ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल होता है उस पर बैन लगाने की जो प्रोसेस होती है उसको सेंसरशिप बोला जाता है। ठीक है, तो अब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में था कि सेंसरशिप लगा दिया जाता था इंडिया के न्यूज़पेपर्स पर, ताकि इंडिया के लोगों को पता ही ना लगे, वो अवेयर ना हो पाए। सेकंड जो एक्ट था वो था आर्म्स एक्ट 1878। इसमें क्या था, इसमें इंडियंस को हथियार रखने से रोका जाता था, जिससे इंडियंस में डिसकंटेंट, उनमें गुस्सा भर गया, उनमें डिसएग्रीमेंट वाली फीलिंग आ गई। एक था एल्बर्ट बिल, ये आया था 1883 में। एल्बर्ट बिल में क्या था, इसको सर एल्बर्ट ने ही इंट्रोड्यूस किया था, और इस बिल में था कि इंडिया के जो जजेस हैं वो यूरोपियंस के ख़िलाफ़ भी केस ट्राई कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा अपोजिशन, मतलब जो यूरोपियंस थे उन्होंने विरोध किया इसका, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इंडियन जजेस के हाथ में पावर नहीं दी जानी चाहिए कि वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट या यूरोपियंस के अगेंस्ट वो लोग केस फाइल कर सकें। तो इस बिल को गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया क्योंकि यूरोपियंस के अगेंस्ट था। तो जो इंडियंस थे वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए, और इससे उनको पता लग गया कि ब्रिटिशर्स का कैसा एटीट्यूड है उनके लिए।
तो फिर अब इन्होंने क्या किया, एसोसिएशंस बनानी शुरू कर दी। एसोसिएशंस मतलब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस या कमिटीज़ आप बोल सकते हो, कुछ मेन जिसमें लीडर्स थे। तो इसमें क्या था, अब देखो बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई। एक आपने इंडियन नेशनल कांग्रेस का तो नाम सुना ही होगा। आजकल का हमारी जो आजकल का टाइम है ना, मॉडर्न वर्ल्ड है आजकल का, इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है। उस टाइम पर इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, वो सिर्फ एक प्रेशर ग्रुप था जो गवर्नमेंट पर अपनी डिमांड्स को पूरा करवाने के लिए दबाव बनाता था। ठीक है, तो आज वाली जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है, ये वो वाली इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं थी जो पहले थी आज़ादी से। इसके बनने से पहले बहुत सारी एसोसिएशंस बनी थी। एक थी, इन एसोसिएशंस का आपको नाम और ईयर भी याद करना है। फर्स्ट थी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ये बनी थी 1851 में, और इसका हेड था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उसके बाद है बॉम्बे एसोसिएशन, ये 1852 में बनी थी और इसका हेड था सुब्रमण्या अय्यर। उसके बाद बनी थी मद्रास नेटिव एसोसिएशन, ये 1852 में बनी थी और इसका हेड था आनंदाचार्लू। उसके बाद एक एसोसिएशन थी पूना सार्वजनिक सभा, ये बनी थी 1870 में और इसको फाउंड किया था जस्टिस रानाडे ने। उसके बाद है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। आपको मैंने पहले भी किसी चैप्टर में बताया था कि प्रेसिडेंसी क्या होता है। प्रेसिडेंसी बोलते हैं हम, जब ब्रिटिशर्स का राज था तो उन्होंने पूरे इंडिया को 4 अलग अलग एरियाज़ में बांटा हुआ था ताकि वो चारों एरियाज़ पर अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन कर सके, उनको एडमिनिस्ट्रेट कर सके। बॉम्बे, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई, इन 4 एरियाज़ में 4 प्रेसिडेंसीज़ में उन्होंने बांटा हुआ था। जैसे मान लो बॉम्बे है, बॉम्बे और उसके आसपास जो भी स्टेट्स या सिटीज़ लगती थी ना, जो भी एरियाज़ लगते थे, उन सबको बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंडर लिया था। ऐसे ही जैसे चेन्नई प्रेसिडेंसी थी, उसके चेन्नई के आसपास जितने भी एरियाज़ लगते थे उस सबको चेन्नई प्रेसिडेंसी के अंडर लिया हुआ था। ऐसे ही दिल्ली वाली थी और ऐसे ही कोलकाता वाली थी। ठीक है, तो ये 4 प्रेसिडेंसीज बनाई गई थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन भी बनी थी 1885 में, जिसमें जो बनाई गई थी बदरुद्दीन तैयाबजी और फिरोज शाह मेहता के द्वारा। ये आपको थोड़ा याद रखना है, एमसीक्यूज़ में आपसे पूछा जा सकता है इनके बारे में। ये जो एसोसिएशंस थी ये एजुकेटेड इंडियंस की थी, पढ़े लिखे लोग थे जो सोसाइटी के अपर सेक्शन से बिलोंग करते थे, और इनके जो प्लान ऑफ एक्शन थे वो क्या थे, ये क्या करते थे, ये लोग लगातार पटिशन सेंड करते रहते थे गवर्नमेंट को कि वो लोग टैक्सेस को रिड्यूस करें और इंडियंस को भी एडमिनिस्ट्रेशन में हिस्सा दें, इंडियंस को भी अच्छी पोस्ट पर वो लोग रखें। इनके पटिशन्स पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था और इनको इग्नोर किया जाता था हमेशा। आज हमने यहाँ तक कर लिया, आगे का हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। आगे हम करेंगे द स्टार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नेशनलिज्म। ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करवाएंगे। थैंक यू।